नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में आज विधानसभा स्तरीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। यह खेल प्रतियोगिता युवा कल्याण एवं प्रोन्नति रक्षा दल विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग और खेल विभाग का सहयोग भी रहा। बता दें, कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनका परिचय लिया और उनका हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने 800 मीटर दौड़ में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इधर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विधानसभा स्तर पर जीतने वाले खिलाड़ी आगे चलकर सांसद स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खेल का माहौल बनाना है। आपको बता दें, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना है। बता दें कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर मंत्री ने जोर दिया। इसके साथ ही गढ़ी कैंट में विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया। बता दें, देहरादून में एक ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विशेष रूप से इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 800 मीटर दौड़ के विजेताओं को उन्होंने सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि विधानसभा विजेता सांसद स्तर पर हिस्सा लिया उन्होंने। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में नंदा सुनंदा योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना के अंतर्गत 4 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि नंदा सुनंदा योजना के माध्यम से 30 से अधिक बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बता दें कि शिक्षा से आत्मनिर्भर बनने का उन्होंने प्रशासन को उद्देश्य बताया। इसके साथ ही इसका उद्देश्य ये रहा कि बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ा जा सके, इसके साथ ही सशक्त बनाया जा सके। आपको बता दी 11th इवेंट था, जिसमें आज 4 हमारी जो बालिकाएं हैं जिनके घर में कोई इकोनॉमिक ट्रेजेडीज हो गई, हार्डशिप से जो जूझ रही हैं, किसी के फादर नहीं रहे या किसी के पेरेंट्स पैरालाइज्ड हैं, किसी के आईसीयू में भर्ती हैं और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है, पर इन बच्चों की उस वजह से पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। तो जो स्कीम का उद्देश्य है कि हमारी रियल लाइफ की जो नंदा सुनंदा देवी हैं वो ऐसी बालिकाएं हैं, और आज ये उचित समझा गया कि जो हमारा नया वर्ष है उसको ऐसी बालिकाओं को सुदृढ़ करके, सशक्त करके शुरू किया जाए। ये ऐसा ही प्रेरणा और ऐसे ही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि जो हमारे निशक्त जन हैं, अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको हमें प्रथम वरीयता देनी है, उनको हमें सबसे पहले मेन स्ट्रीम में लाना है। और किसी कारणवश वो यदि किसी विशेष साइकिल में अभाव के, डेप्रीवेशन के फंस गए हैं, तो उनको निकालने का हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए, चाहे वो हमारी राज्य सरकार की स्कीम से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से हो, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम डिवाइस की गई हो। जो भी उपलब्ध संसाधन है, ये इस तरह के प्रयास हमारे निरंतर जारी रहेंगे। और आज इन 4 बालिकाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग हमारी
3 बालिकाएं आज तक लाभान्वित हो चुकी। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पीटीसीयूएल ने प्रदेश की जनता और उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। देश भर में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पीटीसीयूएल के प्रबंधन निदेशक पीसी ध्यानी ने बताया कि लगातार हो रही बिजली ट्रिपिंग की शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से आम जनता के साथ साथ उद्योगों और फैक्ट्रियों को भी बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। वहीं विशेष रूप से सेलाकुई क्षेत्र में सबस्टेशन बनने से वहां के फैक्ट्री मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पीसी ध्यानी ने कहा कि इस पूरे कार्य में टीम वर्क सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ऊर्जा का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि समय समय पर उनके उत्साहवर्धन से काम को गति मिली है। बहुत कुछ नए कार्य भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एडीबी के अंतर्गत हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 132 जीआईएस के 4 हैं, जिसमें 132 केवी जीआईएस सर्विस से हमारा लोहाघाट में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस से हमारा जो है खटीमा में है, 132 जीआईएस सर्विस से हमारा धौलाखेड़ा में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस से हमारा आराघर में बन रहा है और 2 220 के बिजली घर भी हम बना रहे हैं, जिसमें 220 केवी का जीआईएस सर्विस से हमारा सेलेकुई में बन रहा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी और वो बिजली घर हम बिफोर टाइम करेंगे, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को जो है लाभ मिलेगा। जो बार बार ट्रिपिंग की समस्या से परेशान होते हैं, लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होते हैं, उसका उनको लाभ मिलेगा। ऐसे ही रुड़की क्षेत्र में भी हमारा 220 केवी का EIS बिजली घर बन रहा है और उस पर भी हम समय से पूर्ण करने का हम कार्य करेंगे। पिटकुल का जो लाभ हुआ है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मार्गदर्शन रहता है, समय से उनका अनुरक्षण रहता है और वहाँ पर जो है मार्गदर्शन है, वो अनुसरण करते रहते हैं मीटिंगों में, वहाँ पर करके भी कार्य की प्रगति क्या है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और पूरी टीम उससे उत्साहित भी रहती है। और इसका लाभ ये हुआ कि जो पिटकुल का हमारा प्रॉफिट हुआ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, बोर्ड का, कि उन्होंने कर्मचारी को इंसेंटिव भी दिया है। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका 5% जो है हमारे कर्मचारी को इंसेंटिव के रूप में देने की स्वीकृति मिली है, उसके आदेश हमने जारी कर दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता कर अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जा रही है। सुबोध उनियाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभी तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी गई है, जो यह दर्शाता है कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह किसी के पास इस मामले से जुड़ा कोई भी साक्ष्य या जानकारी है तो सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इधर सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य पीड़िता को न्याय दिलाना है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मेरे भाई मैंने आपसे कहा इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है वो, और एसआईटी सही डायरेक्शन पे काम कर रही है। और उसके बाद ये पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली और सीबीआई वाले मामले में जब फिर वो पार्टी उच्चतम न्यायालय गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार जांच कर तैयार है। सवाल तो सिर्फ वीआईपी का मेरे भाई सवाल वीआईपी का जनता के मेरे भाई मैंने आपसे कहा इस प्रश्न को लेकर
कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, वो और एसआईटी सही डायरेक्शन पे काम कर रही है। और उसके बाद ये पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली। और सीबीआई वाले मामले में जब फिर वो पार्टी उच्चतम न्यायालय गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज एक बड़ी आग लगने की घटना सामने आई है। औली रोड पर स्थित आर्मी कैंप के अंदर एक स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे कैंप परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज हवाओं के कारण आग ने देखते ही देखते तेजी से फैलना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सेना की फायर ब्रिगेड और जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। फिलहाल आग बुझाने के साथ साथ स्टोर में रखे सामान को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग की लपटें इतनी तेज है कि स्टोर में रखा अधिकांश सामान जल गया। आपको बता दें, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और स्थिति पर लगातार नजर टिकी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले के घनौरी क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में भाजपा नेता की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी रुड़की से धनौरी अपने घर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार दो सड़कों के बीच उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार से बाहर निकलने पर अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल की मर्चरी भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन और समर्थक मौके पर पहुंचे, जहां माहौल गमगीन हो गया। भाजपा नेता की आकस्मिक मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसे में राजनीतिक व सामाजिक जगत से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की योजनाओं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेष रूप से गोट वैली योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों के साथ एक सीधा संवाद हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के सही तरीके से लागू होने की स्थिति जगाना और साथ ही लाभार्थियों से उनका फीडबैक प्राप्त करना था। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान गोट वैली योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 127 लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आशीष रावत ने कहा कि गोट वैली योजना जैसे प्रयासों से पशुपालकों की आय बढ़ी है और वे अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बता दें, प्रशासन का उद्देश्य है कि योजनाओं का सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और पशुपालन को रोजगार का एक सशक्त साधन बनाया जाए। इधर कार्यशाला में आए प्रगतिशील पशुपालकों ने अपनी सफलता की कहानियां भी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं से उन्हें कैसे फायदा हुआ और उनके जीवन में बदलाव आया। साथ ही उन्होंने अपनी चुनौतियां, उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इधर पशुपालकों की इन सफलताओं पर जिलाधिकारी महोदय ने खुशी व्यक्त की और अन्य पशुपालकों से भी इन मॉडलों को अपनाने की अपील की। पशुपालन विभाग द्वारा एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो भी आती हैं उनका हमने सभी आज बेनिफिशरीज को बुला रखा था। विशेषकर गोट वैली योजना जो राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी वैलीज हैं उनको एक एक करके गोट वैली के रूप में विकसित करने का सरकार का प्रयास है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में अगर हम देखें तो टोटल 427 लाभार्थी पूरे जनपद रुद्रप्रयाग में रहे हैं
और इस फाइनेंशियल ईयर में भी 127 लाभार्थियों का इस बार हमारे को जनपद रुद्रप्रयाग में टारगेट मिला था। और आज सभी लाभार्थियों को हमने यहाँ पे बुलाकर विकास भवन में उनको चेक वितरण भी किया है। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत बकरी की यूनिट के लिए, बकरी की यूनिट एक जो टिपिकल यूनिट सरकार ने डिफाइन कर रखी है उसमें 10 फीमेल बकरियां हैं और एक मेल बकरा उसमें आता है, ताकि उसका वापस रिप्रोडक्शन होके बकरियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती रहे। इस तरह से एक बकरी की यूनिट बना के सरकारी योजना में प्रोवाइड की जा रही है। तो करीब करीब 70,000 की बकरी की जो यूनिट है जिसमें 11 बकरी आपको मिलेंगी, और इसके साथ साथ में 30,000 का एक एडिशनल लोन भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट वाला, जिसमें 5 बकरियां और उस लोन के माध्यम से लाभार्थी खुद स्वयं खरीद सकते हैं। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। नए साल के मौके पर मसूरी शहर वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। मसूरी नगर पालिका परिषद ने अब शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने लॉर्ड शिवा संस्थान से अनुबंध कर घर घर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया शुरू की है। नए सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिससे मसूरी की सफाई व्यवस्था में एक नया बदलाव देखने को मिला। इधर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए 3 पुरानी संस्थाओं को हटाकर इस बार अनुभवी संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब सफाई कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार 500 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलेगा। हमने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। अब हम मसूरी के सफाई कार्य में सुधार लाएंगे। घर घर कूड़ा उठाने के साथ ही होटल और संस्थानों से भी कूड़ा लिया जाएगा। बता दें, यह बदलाव निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वहीं गौरव वसीर ने यह भी कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी लॉर्ड शिवा संस्था को दी गई है, जो नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर काम करेगी। फिलहाल कूड़े का निस्तारीकरण देहरादून भेजकर किया जाएगा, लेकिन भविष्य में मसूरी में ही बायोमेथिन प्लांट स्थापित किया जाएगा ताकि कूड़े का निस्तारीकरण स्थानीय स्तर पर हो सके। बता दें कि यह नया कदम मसूरी की सफाई व्यवस्था की ओर और बेहतर बनाएगा और साथ ही इससे पूरे शहर में साफ सफाई की स्थिति में सुधार होगा। देखिए, विगत कई समय से ये समस्या बनी हुई थी नगर पालिका मसूरी में कि जो हमारे पर्यावरण मित्र थे उन्हें माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 2022 के क्रम में जो है 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय नहीं मिल पा रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि कीन के साथ जो पूर्व में अनुबंध हुआ था उसमें धनराशि तय कर दी गई थी और उसकी वजह से वो धनराशि निर्धारित होने के कारण वो एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बर्डन कंपनी पर पड़ना था वो कंपनी नहीं दे पा रही थी। इसीलिए नगर पालिका द्वारा जो पुनः निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें देश भर की संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया और अंतिम चरण में जिस संस्था का चयन किया गया है, इसी संस्था द्वारा कुंभ जो मेला हुआ था विगत इलाहाबाद में, उसकी भी व्यवस्थाओं को देखा गया था। तो कंपनी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है और हम यही उम्मीद करते हैं कि मसूरी शहर जो वैसे भी अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है, उसको एक नया साफ सफाई में एक नया आयाम देने में ये कंपनी सहायक रहेगी। इसी के साथ साथ इस कंपनी के ऊपर भी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं जो निविदा की शर्त का पार्ट है। विभिन्न कार्यों में कमी रहने पर 5,000, 10,000, 50,000 तक का जुर्माना संस्थान पे किया जा सकता है और इसी के साथ साथ जो यूजर चार्ज वसूलने का कार्य है वो भी कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। और हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 होता है उसमें मसूरी की जो एक पूरे देश में पहचान है उसको बनाया रखा जा सके और उच्चतम पायदान पर हम मसूरी को ला सके। देखिए, ये तो चुनाव के टाइम मैंने जो अपने घोषणा पत्र में डाला था और उसी आधार पे आज कीन को हटा करके एक नई संस्था आई है जो आज के बाद इस मसूरी शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को देखेगी। और दूसरा, जैसे मैंने चुनाव के टाइम में वादा किया था कि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जो जिनको 276 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा था, आज से उनका भी मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन वो कंपनी के फुल टाइम वर्कर रहेंगे और फुल टाइम वर्कर के साथ साथ उनकी जो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए थी वो उस हिसाब से उनको सैलरी भी मिलेगी। तो आज से उन्होंने हैंडओवर ले लिया है और आज से शहर की सफाई की व्यवस्था उन्हीं लोगों की रहेगी।
देखिए अभी तो हमने टाइम दिया है उनको कि आप 2-3 महीने, क्योंकि 2-3 महीने तो उनको लगेगा शहर में खुद को इस्टेब्लिश करने में। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक अनुभव है, देश के बड़े-बड़े शहरों में उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि मसूरी जो शहर है वो उसमें भी वो बहुत अच्छे से कर पाएँगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 1-2 महीने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और रिज़ल्ट भी दिखने लग जाएँगे। और देखिए जैसे मैंने कहा कि अभी 1-2 महीने का हमें टाइम देना पड़ेगा और देखते हैं कि किस तरीके का मैनेजमेंट वो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का उनका प्रेजेंटेशन रहा है, जिस तरीके का उनका अनुभव है, तो मुझे उम्मीद है कि वो मसूरी नए साल के जश्न में मसूरी पहुंचे कुछ युवकों ने कानून की खुलेआम अवहेलना की। ये युवक माल रोड पर लगे बैरियर को अपनी कार से तोड़कर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और आरोपित युवक ने इसे सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक रात को कुछ युवक एक कार में सवार होकर माल रोड पहुंचे थे, जहां बैरियर पर तैनात कर्मियों ने उनके वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन इन युवकों ने इसकी अनदेखी करती हुई तेज रफ्तार में बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपित युवक ने इस पूरे घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर साझा किया और यह वीडियो वायरल हो गया। इधर मसूरी नगर पालिका के सहायक अधिशासी अधिकारी गौरव वसीर ने बताया कि यह घटना गंभीर है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मसूरी पुलिस ने अब पूरी घटना की जांच कर रही है। फिलहाल कोतवाल मनोज असवल ने कहा कि इस घटना में शामिल वाहन का नंबर अनप्लाइड कार था और पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे जश्न मनाते समय नियमों का पालन करें। रुक करते अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश की राजनीति में गर्म आ गई है। इस मामले में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की सच्चाई को सामने ला सकती है। रावत ने स्पष्ट किया कि वीआईपी का नाम सही या गलत यह केवल गहन जांच से ही तय हो सकता है। हरीश रावत ने भाजपा की महिला नेत्री दीप्ति रावत के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जब उचित समझेगी तब जांच कराई जाएगी। रावत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही कहा कि एक महिला नेता होने के नाते उन्हें सरकार पर दबाव बनाकर जांच की मांग करनी चाहिए थी। न सिर्फ सरकार का बचाव, वहीं सरकार के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इधर जनता अब पारदर्शी जांच की मांग कर रही है। इसमें सर्वप्रथम एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं लूँगा और इसमें कुछ दोषी जो है जेल में भी हैं और अगर कुछ और दोषियों का इसमें नाम आ रहा है, इसमें जो है सरकार से हम भी कहना चाहेंगे इसमें सीबीआई जांच में सरकार बैठाए और अगर वाक्य में अगर सच में कोई इसमें दोषी है तो उन दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी जो है देवभूमि है, उत्तराखंड है, इस देवभूमि को जो है वैसी भूमि नहीं बनाएंगे, पापी भूमि नहीं बनाएंगे। इसको जो है इस प्रदेश को एक अच्छी भूमि हमने बनाना है, क्योंकि जो है अगर आज ये अंकिता के साथ हुआ तो कल और लोगों के साथ भी ये हो सकता है। तो हमें जो है जो भी ये मानव रूपी जो राक्षस है इनका जो है किसी भी प्रकार से जो है वध करना है ये उत्तराखंड की जनता को, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखो ये तो वाकई में जो है यहाँ पर जो है बहुत वीरांगनाएं हुई हैं, टीनू रौतेली है,
इसी प्रकार से जो है अगर भारतवर्ष की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, जिन्होंने जो है अपने बच्चे को जो है अपनी पीठ पे बांध के जो है अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध लड़ा है, मुगलों के साथ जो युद्ध लड़ा है। तो इसी प्रकार से जो है जो अंकिता भंडारी ने किया, तो ये जीवन भर तक जब तक जो है इस धरती पर ये जीवन रहेगा, तो अंकिता भंडारी का ये बलिदान जो है लोगों को जो है याद रहेगा। मैं आपसे कहूंगी कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम सब इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो चली गई दिवंगत आत्मा जो है उसको न्याय मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले, हम ये भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि उसके नाम का गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उसके नाम का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना करे इस नाम का और इस मुद्दे का। इस पे जो जांच है, जो एसआईटी है, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी अब तक पाए गए हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जो कि कोर्ट की न्यायालय में जब लोग गए अपर कोर्ट में, तो उनको जब उन्होंने कहा कि इस पर और अलग तरीके की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी ठीक तरीके से जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रक्रिया को जो कोर्ट में है उसको अपने तरीके से होने देना चाहिए, और अगर कोई मांग है तो जरूर सरकार के पास रखना चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये उस जो दिवंगत आत्मा है उसको हम और परेशान करने का काम करते हैं जब हम ये काम करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमको सबूत वगैरह सब सामने कोई परोस के दे रहा है, तो हम क्यों ना उनको ले और उस बेसिस पे जो भी क्रिमिनल है उनको पकड़े, ताकि जो बेचारी जो अब नहीं रही इस दुनिया में उसको हम किस तरीके से जस्टिस दिला सकते हैं, इसी तरीके से दिला सकते हैं कि जो उसके क्रिमिनल्स हैं उनको फांसी देनी चाहिए। उसके अलावा कोई इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई, अगर कोई मतलब ऐसे केसेस में मुझे लगता नहीं है कि फांसी के अलावा कुछ और सज़ा मिलनी चाहिए ना। हम अगर किसी को उम्र कैद दे रहे हैं तो मतलब उनको बैठ के रोटियां खिला रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको जो उसके दोषी हैं अंकिता भंडारी के, उनको फांसी होनी चाहिए। इस तरह उनकी माता जी के लिए मैं उनकी माता जी को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक इतना साहस बांध के रखा है और लड़ाई लड़ी है अपनी बच्ची के लिए, तो मैं चाहूँगी आप आगे भी ऐसे रखें और जल्दी से जल्दी हम उनको न्याय दिलवाएं। ये चाहती हूँ कि उस माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी नेता हो, परनेता हो, बाहर का हो, जो भी हो, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आने वाला अगर अभी उसको न्याय नहीं मिला तो हमारी बच्चियां भी सेफ नहीं है और हम भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम फिर नाचने गाने तक बाहर ही ऐसे ही रह जाएंगे। हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और उसे मिलेगा न्याय। पौड़ी की बेटी नहीं, गढ़वाल के बेटे नहीं थे, उत्तराखंड की बेटी, पूरे वो देश की बेटी है। अगर हमारे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके लिए पूरा देश ने लड़ाई लड़ी और निर्भया को न्याय दिलाया। उन हत्यारों को हिंदुस्तान के अंदर कानून ऐसा बना। आज अंकिता की हत्या हुई, सीबीआई की जांच के बिना क्या दिक्कत है सरकार को? केंद्र में भी उनकी सरकार है, सीबीआई भी उन्हीं की एजेंसी है। सरकार को सीबीआई की जांच करनी चाहिए। और मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मुझ पर एक उंगली उठी थी तो मैंने तत्काल विधानसभा में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, सीबीआई की जांच की मांग करी थी, डीएनए टेस्ट की मांग करी थी और ये कहा था मैं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लूंगा जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। मुझे तकलीफ है कि ये बात जो है दीप्ति रावत ने, मैं समझता था कि उसके मन में इस बात का दर्द होगा और आक्रोश होगा और वह आगे बढ़ करके कहेगी नहीं, जो वास्तविक हत्यारे हैं अंकिता के वो कानून के दायरे में आने चाहिए। और ये तो बेटी के सम्मान का सवाल है और राज्य की गरिमा, उत्तराखंड की गरिमा और स्वाभिमान का सवाल है। इसमें राजनीति कहाँ से आती है? और राजनीति है तो एक ही मांग तो कर रहे हैं सब लोग कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में आप सीबीआई से जांच करवा दो और जिनका नाम आ रहा है सामने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो। आज यहाँ पे जो हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।